So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is my second video and this will be covering 20 MCQs, the best ones, सबसे जो बेहतरीन MCQs होंगे। और पहला टॉपिक जो है हमारा अकाउंटिंग का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि आपकी प्रिपरेशन जो वो कहाँ तक पहुँची है। सो आई हैव कवर्ड 20 MCQs विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो भी मैं आपको दे पाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली एम्स एट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका मेन एम क्या होता है। यहाँ पे प्राइमरली मेन दिया हुआ है, प्राइमरली एम दिया हुआ कि पहला प्राइमरी एम क्या है, हेल्पिंग मैनेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, providing information to internal users only, recording business transactions systematically and communicating results to external users, ठीक है, और determining tax liability of the business। तो आप लोगों ने अगर ये टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मेनली किस चीज़ के साथ डील करता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द राइट आंसर इज सी, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स सिस्टमेटिकली। एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने IMRC SAC हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरिंग, ठीक है, IMRC रिकॉर्डिंग, C क्लासिफिकेशन, तो SAC आगे आता है, ठीक है। समराइजिंग आ जाता है इसमें, एंड यही पूरा प्रोसेस जो फॉलो करके हम लोग जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या ये ऑप्शन क्यों है ऐसा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली फोकस, अब देखो देखा जाए तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, बट मेनली फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू इट्स मेन यूजर्स, बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो आता है वो आता है, which of the following best defines accounting। accounting क्या है बेसिकली, recording financial transactions only, recording and classifying financial transactions, recording, classifying and summarizing financial transactions, या identify, measuring, recording, communicating इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो IMRC SAC आप याद रखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये आपको अगर रिकॉर्डिंग, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे तो ये तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, खाली रिकॉर्डिंग नहीं इसमें आता है, ठीक है। या आप सिर्फ क्लासीफाई करोगे तब भी नहीं आएगा, तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग तक भी नहीं छोड़ सकते आप। सो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज, यू हैव टू फॉलोइंग, आइडेंटिफाई भी करना है, मेजर भी करना है, उसको रिकॉर्ड भी करना है और उसको कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। देखिए अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और जो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि पहले हमने देखना है इफ इट इज हमारा जो ये है ट्रांजेक्शन है, ये क्या है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। तो हम लोग अकाउंटिंग में वी ओनली ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम मॉनिटरी टर्म्स में इसको मेजर करते हैं, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट्स होते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं उनके यूजर्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर दैट इज 3। तो ABC जो थे यहाँ पे ये पार्शियल प्रोसेस ओनली। तो MCQ थर्ड है। थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो वो रिकॉर्ड नहीं होती है। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, ऑनर्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस कैश, फ्रॉम बिजनेस कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज। अगर आप इसमें देखें, आपने कॉन्सेप्ट्स में अगर पढ़ा होगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ओनर और बिजनेस जो है वो सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो द बेस्ट आंसर या द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं आप बताएं, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। सो ड्राइंग्स को हम, ठीक है, वो ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज के लिए होती हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैंने जो बोला था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज, और ओनर का पर्सनल एक्सपेंस जो भी होगा, ठीक है, आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पर्सनल है इसीलिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट व्हेन ट्रीटेड एज ड्राइंग्स,
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक केस बोला ना, ड्राइंग्स अगर होंगी तो उसको हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट उसका करेंगे। आइदर उसके अलावा अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं हम, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 4, द टर्म कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग सबने पढ़ा है कैपिटल क्या होता है। तो टर्म कैपिटल इन अकाउंटिंग रेफर्स टू, कैपिटल किसे कहते हैं? टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस को कहते हैं, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर ओनली, ओनर्स क्लेम ऑफ बिजनेस एसेट्स, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? लेमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि जो पैसा लगा है उसी को कैपिटल कहते हैं, बट अकाउंटिंग में कैपिटल किसे कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर ओनली। सिर्फ ओनर जो लगा रहा है दैट इज कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर्स इक्विटी, हमें पता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इट इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज आर सेटल्ड। एमसीक्यू 5 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसे कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब आपने रेंट पहले दे दिया तो वो लाइबिलिटी हो नहीं सकती है, दैट इज एसेट फॉर यू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है क्लोजिंग स्टॉक एंड कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी हमारा क्या है? इट इज अ कैश इन हैंड इज एसेट, क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर क्या? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो भी वर्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग मीन्स हम लोगों ने अभी दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, आपने खर्चा कर लिया पर पे नहीं किया, हैंस इट बिकम्स करंट लाइबिलिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे? करंट लाइबिलिटी कहेंगे। जैसे मैंने कहा प्रीपेड रेंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, कैश एसेट है। लेट्स मूव टू एमसीक्यू 6, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर तो नहीं कहते, रेवेन्यू भी नहीं कहते, कैपिटल भी नहीं कहते। द राइट आंसर इज हमारा ड्राइंग्स। व्हेन द ओनर विड्रॉज कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिड्यूस कैपिटल, नॉट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। दे आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस बट दे रिड्यूस, हमारी क्या करते हैं? कैपिटल को वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हम कैपिटल से निकाल के इसको पर्सनल यूज के लिए लगा रहे हैं। तो एमसीक्यू 7 पे चलते हैं। अब एमसीक्यू 7 हमारा जो है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेजेस पे टू वर्कर नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीन जो है वो एक कैपिटल एसेट है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आएगा। द राइट आंसर इज, हमारा सही आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर देखिए, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, इनकर्ड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, क्योंकि वो मशीनरी हम खरीद रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीनरी जो आपकी है वो बड़े सालों तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड, इसीलिए वो कैपिटल नेचर की है। तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू नंबर 8, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किस चीज के ऊपर इनकर किया जाता है? किस चीज के ऊपर किया जाता है एक खर्चा? इंक्रीज द रीसेल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक्वायर फिक्स एसेट्स, मेंटेन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, या इंक्रीज कैपिटल परमानेंटली। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है। तो द राइट आंसर इज सी, मेंटेन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। अब वहां पर लॉन्ग टर्म था, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ये वाला जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो आंसर सी आ गया इसमें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, रेकरिंग बेनिफिट्स ओनली द करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे को हम क्या कहेंगे? ये सब खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 9। नाइन्थ एमसीक्यू पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफर्ड, डेफर्ड क्या होता है? आपने ये वर्ड पे जाना है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी पेड मंथली, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर ब्रांड प्रमोशन, परचेज ऑफ लैंड, या इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जिसका रेवेन्यू का बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप लोग क्या कर रहे हो? एड्स कर रहे हो, इंस्टेंटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यू विल रिसीव द बेनिफिट ऑफ इट इन नियर फ्यूचर। तो ऐसा कोई भी, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर है। क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू नेचर that benefits multiple years,
लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, हैंस स्प्रेड ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स इसका बेनिफिट स्प्रेड होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, डेफर्ड मीन्स डिलेड, ये कह सकते हैं आपकी आने वाले वक्त में। ओके, सो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 10। एमसीक्यू 10 जो हमारा है, विच अकाउंटिंग टर्म रेफर्स टू अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। देखो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें से कौन सा टर्म जो है उनको हम देते हैं। रिसीवेबल मीन्स आपको आपने रिसीव करना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिल्स पेबल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो द राइट आंसर हियर इज, हम उनको क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर उसका है बी, हम उनको डेटर्स कहते हैं। ठीक है, डेटर्स कहते हैं जो आपसे उधारी पे सामान लेके जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं, तो वो हमारे लिए डेटर्स बन जाते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया, सेल तो हो गई, सेल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई। अगर सेल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई, आपने ये सामान जो था ये बेच दिया, ठीक है, किसी बंदे को, इसने अभी आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है, सो ये आपका कौन बन गया, डेटर बन गया। ठीक है, सो डेटर जो है राइट टर्म है ऐसे इंसान के लिए। ठीक है, सो अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल क्यों, आपने रिसीव करना है, सो अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं पर्सन हु ओव मनी टू द बिजनेस ड्यू टू क्रेडिट सेल। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ ये, क्रेडिटर्स आर पेबल नॉट रिसीवेबल। सो यहां पर आ गया एमसीक्यू 11। इन अकाउंटिंग एसेट्स क्या है, अकाउंटिंग में एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बिजनेस, या ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इसमें से आपको बताना है कि एसेट कौन सा है। ठीक है, तो आंसर इज इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं। तो लेट्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसेट्स आर रिसोर्सेज, यहां पर देखिए, एसेट्स आर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। फ्यूचर बेनिफिट्स जो है एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, उनको हम एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल हैविंग द एमसीक्यू, सब साथ में ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट करें। एंड दिस वीडियो इज मेंट फॉर रिवीजन। ठीक है, जो इन लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनकी रिवीजन के लिए ये है। इट इज दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज एंड दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। जो पीछे 3 एग्जाम्स हुए हैं, चाहे पंचायत का हुआ, चाहे फाइनेंस का जो स्कैम हो गया था वो हुआ, उसके बाद जो फिर से फाइनेंस का एग्जाम हुआ, तो उन सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 12। एमसीक्यू 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट्स। अब एसेट्स हैव बीन, एसेट्स को हम 2 किस्म में कहते हैं। हमारे कुछ फिजिकल एसेट्स होते हैं विच वी कैन टच, सी, फील। सो बिल्डिंग इट्स अ टेंजिबल एसेट, मशीनरी टेंजिबल एसेट, फर्नीचर इज अ टेंजिबल एसेट। तो ऑड वन आउट में आता है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, सो राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी। तो कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, व्हेन दे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो दे आर सेलिंग देयर नेम ओनली, दैट इज intangible asset. Goodwill represents business reputation and customer loyalty. ठीक है, let's move to MCQ 13. The amount invested by the owner plus accumulated profits. ठीक है, 2 चीजें इसमें बताई, एक है amount invested by the owner और दूसरा है accumulated profits. Profits जो जमा किए गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, नेट वर्थ कहते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज, उसको हम नेट वर्थ कहते हैं। ठीक है, नेट वर्थ इज द राइट टर्म फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाते हैं। ठीक है, खाली अमाउंट इन्वेस्टेड होता तो कैपिटल हो जाता, बट प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं तो उसको हम नेट वर्थ कहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। अब इसमें देखो, नेट वर्थ इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस एंड सरप्लस। ठीक है, इट शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 14. Which principle states that only those transactions which can be expressed in monetary terms are recorded? ठीक है, आपने टर्म्स में पढ़ा होगा कि ये प्रिंसिपल है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस हमने लेनी है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिजनेस एंटिटी नो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या गोइंग कंसर्न। तो ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट जो हैं इनका अपना अपना ये बेस्ड है। तो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है कि
सारी की सारी ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, मॉनेटरी मेजरमेंट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मेजरेबल ट्रांजेक्शंस, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती है लैक ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम इसको मनी टर्म्स में हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 15, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज से कंसर्न करता है? ए, फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल से करता है। ठीक है, फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, एनालाइजिंग इंटरनल एफिशिएंसी, या प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो सी है दैट इज द अप्रोप्रिएट आंसर कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? फाइनल आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपने देखा, आप लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें आप 3 चीजें बनाते हैं। ठीक है, और उन 3 चीजों का मेन मोटिव क्या होता है? उन 3 चीजों का मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके दिखाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है ये। तो लेट्स मूव टू एमसीक्यू 16, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है बीच में। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सपेंस, नो। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर एसेट जो है दैट इज इक्वल टू, एसेट इज इक्वल टू ऑप्शन सी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, आप देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेनेवर द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि डुअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए विद द बिजनेस ओन्स एसेट्स, ठीक है, जो बिजनेस ओन कर रहे हैं उनको एसेट कह रहे हैं, इज फाइनेंस्ड आइदर बाय द ओनर, कैपिटल लगा दिया जाए, या आउटसाइडर से हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने जब मेरे पास पैसा था 1 लाख रुपया, दैट इज माई ओन कंट्रीब्यूशन, उसको मैं क्या कहूंगा, वो मेरे एसेट्स है, मैंने लगा दिया। और जो मैंने दूसरे से लोन लिया, फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम द बैंक लिया, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड लिया, वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू, मेरे जितने भी एसेट्स है वो कैपिटल मैंने जो लगाया प्लस साथ में जो लाइबिलिटीज मेरे ऊपर बॉर्न हुई वो बन गई इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू 17th एमसीक्यू। 17th एमसीक्यू क्या कह रहा है? 17th एमसीक्यू कहता है विच गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सॉरी, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। तो याद रखना किसी भी ट्रांजेक्शन में हमेशा दो एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से दो अकाउंट्स हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, जब भी कुछ होता है तो गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिया, एक तो क्या होगा आपके पास? ठीक है, सेल्स अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सेल अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। उसके अलावा क्या, आप उधारी पे दे रहे हैं ना, तो डेटर एंड सेल अकाउंट इज द राइट आंसर। तो बी आ जाएगा इसका, डेटर मतलब उधारी पे दिया तो आपका डेटर भी बन गया और आपने सेल भी कर ली। सो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, डेटर अकाउंट एंड सेल अकाउंट। ठीक है, लेट्स मूव। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? क्रेडिट सेल क्रिएट्स रिसीवेबल, हेंस डेटर्स अकाउंट, एसेट्स एंड सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू, सेल अकाउंट। तो कैश इज नॉट इन्वॉल्व इन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। लेट्स मूव टू 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रेवेन्यू। इसमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो चारों है बट बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है इनमें से रेवेन्यू की? टोटल रिसीव्स ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज इन कैपिटल ड्यू टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर का कंट्रीब्यूशन से आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्या उसको मैं रेवेन्यू कह सकता हूं? इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, खाली फिक्स्ड एसेट्स के सेल से जो अमाउंट आपको मिला। So let's see, the right answer is correct. Income earned from normal business activities से भी जो भी इनकम आ रही है उसको मैं क्या कहूंगा? रेवेन्यू कहूंगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम कि रेवेन्यू अराइजेज फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, कैपिटल इज अ कैपिटल रिसीव नॉट रेवेन्यू। हाँ, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ना कर रहे। इफ यू आर डील, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग विद कंप्यूटर्स, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बेचने का क्या है, काम है, तो कंप्यूटर बेच के जो कमा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेच के जो भी आप कमा रहे हैं वो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। बट इसके बीच में आपने क्या कर दिया, आपका एसी था, आपने एसी बेच दिया, वो आपका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, नॉट रेवेन्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। लेट्स मूव टू 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। करंट एसेट, जब भी करंट आएगा ना तो आप देख लेना, लैंड नो, मशीनरी नो, डेटर्स एंड फर्नीचर। तो इसमें से करंट एसेट कौन सा है? करंट एसेट हमारा सी, डेटर्स हमारे करंट एसेट्स हैं। सॉरी,
डेटर्स हमारे करंट एसेट्स है। क्यों, अब देखते हैं। करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। याद रखना, करंट एसेट्स क्या होता है, जिनको हम कैश में 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या और ऑपरेशन साइकिल के अंदर अंदर हम जिन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनको करंट क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। सो इसमें से हमारा एक ही डेटर्स जो होते हैं उनको हम साल के अंदर, अब आप 5-7 साल के लिए किसी को उधारी पे नहीं दे सकते, सो दैट इज नॉट करंट एसेट। ठीक है, तो इसमें से हम करंट एसेट सिर्फ और सिर्फ डेटर को मानेंगे जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश ले सकते हैं। तो डेटर्स आर रिलाइजेबल इन द शॉर्ट टर्म, हेंस करंट एसेट्स इनको मानते हैं। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एमसीक्यू सेशन फॉर टुडे, दैट इज अकाउंट्स का। तो 20th एमसीक्यू है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट एज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू। भाई बिजनेस कंटिन्यूटी का एक ही है, मैचिंग नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। भाई बता रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू होगा तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें हमारा, सी ऑप्शन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्यों आएगा, एक्सप्लेनेशन क्या है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है कि बिजनेस इज नॉट गोइंग टू क्लोज इन द नियर फ्यूचर। बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन हम क्या करते हैं, एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्यों, वाई, तो बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग एफएए की तैयारी में लगे हुए हैं, जो रिविजन्स कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों को भी ये अच्छे लगे होंगे। कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि और कौन कौन से सब्जेक्ट के इस तरीके के एमसीक्यूज हम लेकर आए, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आई विल बी कमिंग विद अदर स्टैट्स के, इकोनॉमिक्स के, हर एक चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर सकूं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।